अपलोड हो चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है? अच्छा भाई, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के स्टार्ट में आप पहले डेटा के बारे में थोड़ा-सा देखते हैं। अब देखो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डेटा, ठीक है? एक कहलाया जाता है डिस्क्रीट डेटा और दूसरा आपके पास कहलाया जाता है कंटीन्यूअस डेटा, ठीक है? अब डिस्क्रीट डेटा के बारे में मैं यहाँ पे ये बताऊँगा कि आपके पास जैसे कि यहाँ पे डेटा जो होता है ना, सबसे पहली बात कि डेटा आर विद गैप्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्मल नंबर्स अगर आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। अब इन सारे नंबर्स के दरमियान क्या है? गैप है। 1 और 2 के दरमियान 1 का गैप है। 2 और 3 के दरमियान 1 का गैप है। हर नंबर एक दूसरे से पहले उनके दरमियान क्या है? आपके पास गैप है। इस तरह के डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कौन-सा डेटा है? डिस्क्रीट डेटा है। ठीक है? और यहाँ पर ज़्यादातर आप होल नंबर्स के साथ डील कर रहे होते हो, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ज़्यादातर आप लोग यहाँ पर होल नंबर्स के साथ डील कर रहे हो। तो होल नंबर्स का मतलब यहाँ डेसिमल नंबर्स आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है? जैसे कि आपके पास जो रियल लाइफ में जैसे एक्सिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यू गो टू स्कूल 7 डेज़ अ वीक, यू गो टू द कॉलेज 5 डेज़ अ वीक, तो 5, 4 ये सारे डिस्क्रीट नंबर्स हैं आपके पास। क्या हैं आपके पास? सारे डिस्क्रीट नंबर्स हैं, ठीक है? और इनके दरमियान क्या होता है? गैप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 और 6, अरीब 5 दिन स्कूल जाता है, अलीहा 6 दिन स्कूल जाता है, तो गैप है इनके दरमियान 5 डेज़ एंड 6 डेज़, देयर इज़ अ गैप, ठीक है? इसके एक और एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन अ फुटबॉल मैच। कभी किसी फुटबॉल के मैच में ये देखा है आपने कि स्कोर्ड इन अ फुटबॉल मैच, कभी किसी आपने फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल का अगर एक मैच चल रहा है, तो कभी किसी टीम का स्कोर आपने 1.5 देखा है? ऐसा कभी नहीं हुआ। या फिर अगर ऐसा होता है फॉर एग्जांपल कोई भी अगर विनिंग टीम होती है, अच्छा फॉर एग्जांपल एक टीम का गोल है 1, तो दूसरी टीम का गोल होगा क्या? 0। या फिर अगर 1-2 है, तो नंबर्स के दरमियान क्या है? गैप्स है। तो यहाँ मैंने क्या बताया? नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन अ फुटबॉल मैच। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें, तो आप मुझे एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास होगी 5 से लेके, लेट्स सपोज अगर वो 10 पे एंड हो रही है। एक रेंज है 5 से लेके 10 पे, ठीक है? ये एक रेंज है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये नंबर ऑफ मार्क्स हैं, तो 5 और 10 के दरमियान स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे, ठीक है? किसी के मार्क्स हो सकता है 7 आए, 8 आए। और अगला मैंने स्टार्ट किया 11 से, तो 11 से लेके लेट्स सपोज अब मैं कह रहा हूँ 15 तक। तब आप ये देखो कि पहली क्लास, इसको हम कहते हैं एक्चुअली क्लास इंटरवल, या आगे जाके मैं आपको बताऊँ। तो पहली क्लास इंटरवल 5 से 10 है, तो पहली क्लास इंटरवल एंड किस पे हो रही है? 10 पे हो रही है। अगली किस में शुरू हो रही है? 11 पे। तो 10 और 11 के दरमियान क्या है? 1 का गैप है। तो इस तरह के डेटा को हम लोग क्या कहते हैं कि कौन सा डेटा है? डिस्क्रीट डेटा कहलाया जाए। अब बात किसकी करते हैं? यहां तक समझ आ गया डिस्क्रीट डेटा सबको? कॉन्टिन्यूअस डेटा में क्या होता है? आप यहां पर बोलोगे कि भाई डेटा आर विदाउट विदाउट गैप्स होता है, ठीक है? यहाँ पे कोई गैप नहीं होता, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि एक नंबर स्टार्ट हो रहा है 1.5 से, या इसकी डायरेक्ट हम क्लास इंटरवल से ही देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास इंटरवल अज्यूम करो कि अगर ये 5 से लेके कहाँ 10 पे एंड हो रहा है, और अगर अगली क्लास इंटरवल ही 10 से स्टार्ट हो रही है, और अगर वो कहाँ पे एंड हो रही है 15 पे, तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो कि 5 से 10 है, लेकिन 10 के बाद गैप नहीं है, वो 10 से ही अगली क्लास इंटरवल शुरू हो रही है। यानी कि 10 एक ऐसा नंबर है जो इस क्लास इंटरवल पे भी है और इस क्लास इंटरवल पर भी है। तो इस तरह के डेटा को हम लोग क्या कहते हैं कि ये कौन सा डेटा है? कॉन्टिन्यूस डेटा है, जहां पर क्लास इंटरवल्स के दरमियान गैप्स नहीं होता। डिस्क्रीट डेटा जहां क्लास इंटरवल्स के दरमियान क्या है? गैप है। समझ आ रही है? जैसे 5 से 10 है, तो अगली कहां से शुरू हो रही है? 11। कंटीन्यूअस में 5 से 10 है, लेकिन अगली भी 10 से ही शुरू हो रही है, उसी नंबर से शुरू हो रही है जहां से हमने पहली क्लास इंटरवल को एंड किया था। तो ये कौन सा डेटा हो गया? ये कंटीन्यूअस डेटा हो गया। इसकी एग्जांपल आप लोगों ने वो देखी है, जैसे अक्सर राशन वाले की दुकान पे अगर आप लोग गए हो, तो अक्सर चीनी वगैरह तोलने के नीचे मीटर्स लिखे हुए आते हैं। तो कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज अगर एक ये फॉर एग्जांपल अगर इसके ऊपर अगर आपने लेट्स सपोज 5 केजी रखा है, ठीक है? आपने 5 किलो तोल के 5 किलो चावल ऐड किए हैं, लेट्स सपोज। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर लेट्स सपोज अगर मैं बोलूँ कि यार इसको 10 किलो कर दो, यार मुझे 5 किलो नहीं चाहिए इसको, या 8 किलो कर दो उसको। तो अब जब वो 3 किलो मज़ीद डालेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि 5 के बाद 6 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाए। वेट मशीन में 5 से शुरू होती है ना, 5, 5.00, 5.12 सारा ग्राम्स लिखे हुए होते हैं। तो 5 से ही स्टार्टिंग होती है।
मतलब क्या हुआ कि एडिशन होती है वेट की, लेकिन उस वेट के दरमियान गैप नहीं होता। आप मज़ीद चावल को ऐड कर रहे हो उसको 8 किलो तक पहुँचाने के लिए, तो उन नंबर्स के दरमियान गैप नहीं आ रहा। वो 5 से ही काउंटिंग को शुरू कर रहा है। बात समझ आई कि नहीं है यहाँ तक? तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि ये किसकी एग्ज़ाम्पल है? ये कॉन्टिन्यूअस डेटा की एग्ज़ाम्पल है। इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर हम लोग मीन को डिस्कस करेंगे, मीडियन को डिस्कस करेंगे, मोड को डिस्कस करेंगे और स्टैंडर्ड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और आगे जाके फिर हम लोग डायग्राम्स वाली चीज़ों में हिस्टोग्राम को डिस्कस करेंगे, स्टेम एंड लीफ डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा लेंथी चैप्टर, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान भी है। ठीक है? स्टैंडर्ड वो हिस्टोग्राम हो गया आपके पास, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स हो गए और स्टेम एंड लीफ डायग्राम्स हो गए। ये 3 चीज़ें मेन इसके। ठीक है? तो अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा अबाउट अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है? पहले मैंने डिस्क्रीट डेटा और ये बताया कि डिस्क्रीट डेटा कंटीन्यूअस, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। तो अब डेटा की यहाँ पे सबसे पहले जो टाइप आप देखोगे वो क्या देखोगे? अनग्रुप्ड डेटा। किसको डील करोगे? अनग्रुप्ड डेटा। ये अनग्रुप्ड डेटा पता है क्या है यहाँ पे? देखो यहाँ पे जो डेटा होता है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है? ऑफ डेटा। इसकी बहुत आसान सी एग्जांपल ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक टूर पे सिर्फ 4-5 लोग गए, ठीक है? तो ये आपस में मतलब इनको ग्रुप करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ 4-5 लोग गए साथ, ठीक है? लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसी पूरी एजेंसी जिसमें पूरे लेट्स सपोज़ जैसे अभी मैं रिसेंटली ट्रिप में गया, तो वहाँ पे कितने लोग थे? 500 लोग थे टोटल। तो सबको उन्होंने ग्रुप्स पे डिवाइड किया, ठीक है? सबको अलग-अलग, अलग-अलग ग्रुप पे डिवाइड किया होगा तो वो कौन-सा कहलाया जाएगा? वो ग्रुप डेटा कहलाया जाएगा। ये कौन-सा है? ये अनग्रुप्ड डेटा है जहाँ डेटा आपके पास यानी कि आपके सामने आप उनको काउंट कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर एक कंपनी में 500 लोग अगर काम कर रहे हैं, तो अब ये तो नहीं ना कि आप हर किसी के पास जाके उनको सैलरी दोगे, ठीक है? ये ऐसा तो नहीं ना कि हर किसी का रिकॉर्ड आप एक-एक करके चेक करोगे। तो उसके लिए क्या करते हो जैसे एक लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉइज़ है इन अ कंपनी तो उसके लिए आप क्या करते हो कि आप जो है वो एक्सेल की फाइल यूज़ करते हो, इस तरह की फाइल्स यूज़ करते हो, फिर इसको सर्च करते हो तो फिर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आती है। उसमें हमने क्या करा होता है, सबको ग्रुप में डिवाइड किया होता है। ठीक है? लेकिन अनग्रुप में फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी में सिर्फ 4 ही लोग हैं, तो आपको चारों पे नज़र होगी, चारों की सैलरियाँ भी आप आराम से याद कर सकते हो कि भाई इसकी सैलरी ये है, इसका रोल ये है, इसका वर्क ये है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग ऐसे याद रखो। तो ये किसकी एग्ज़ाम्पल हुई जहाँ डेटा आपके पास स्मॉल है, ये अनग्रुप की एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल जैसे फॉर मैं आपको उसको कह दूँ कि लेट्स सपोज़ कि ये कुछ लड़कों फुटबॉल प्लेयर्स की एज है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्स को किससे डिनोट कर रहा हूँ कि ये एज है आपके पास। अब हो सकता है किसी की एज 18 हो, 16 हो, 17 हो, 19 हो, 19 हो और क्या हो 20 समझ आ रही है? तो ये कितने प्लेयर्स है टोटल? सिर्फ 5 है। हर किसी की एज आप लोग आराम से याद कर सकते हो कि भाई ये इनकी एजेस। अब आप इसको एज बोल दो या मार्क्स बोल दो। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 मार्क्स का लेट्स सपोज़ सबका टेस्ट था। तो स्टूडेंट नंबर 1 के कितना है 18 है, स्टूडेंट नंबर 2 के 16 है, स्टूडेंट नंबर 3 के 17, स्टूडेंट नंबर 4 के 19। तो ये आराम से आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है, क्लास में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर एक क्लास में लेट्स सपोज़ 500 स्टूडेंट्स आ गए, 50 स्टूडेंट, 50 भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। तो हर किसी के मार्क्स तो याद करना ज़रू आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए आप फाइल वगैरह सब अपलोड करते हो, ठीक है? फिर अगर वो बच्चा बोले कि भई मुझे अपने मार्क्स बताओ, तो आप उसका पेपर ढूँढोगे तो नहीं ना यार, क्योंकि इतने सारे 50 पेपर्स होंगे तो फिर आप सर्च वगैरह करोगे, एक्सेल वगैरह देख के मार्क्स देख के उसको बता दोगे, अपलोड कर दोगे, ठीक है? समझ आ रही है? ऐसे सीआईज़ में क्या होता है हर किसी का पोर्टल देते हैं, हर किसी का अब ये तो नहीं करेंगे ना हर किसी को मैसेज करेंगे कि आपका ये ग्रेड आया, आपका ये ग्रेड आया, ये तो पॉसिबल नहीं है। समझ आ रही है सबको यहाँ पे बात? तो अभी हम किससे डील कर रहे हैं? अभी हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा से डील कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये कौन-सा डेटा है? अनग्रुप्ड डेटा है। अरे यहाँ तक समझ आया सारी बात? ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मीन। अब ये मैंने एक्स से सबको डिनोट किया है किसको? एजेस हो सकते हैं, लेट्स सपोज़ ये अभी फिलहाल क्या है? नंबर ऑफ एजेस है या नंबर ऑफ मार्क्स आप कुछ भी कह दो, वो क्वेश्चन आपको बताएगा कि ये क्या-क्या एक्स आपके पास किसको डिफाइन कर रहा है। फिलहाल लेट्स सपोज़ एक्स इज़ द टोटल नंबर ऑफ मैथ मार्क्स आउट ऑफ 20। तो 5 स्टूडेंट्स हैं, 1 स्टूडेंट के 18 है, 1 स्टूडेंट के 16 है, 1 स्टूडेंट के 17 है, 19 है और 1 के 20 है। बात समझ आ गई? तो अब अगर कोई मुझे इसको बोले कि यार इनका एवरेज निकालो। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं। इन 5 स्टूडेंट्स का क्या निकालो आप? एवरेज निकालो। तो एवरेज निकालने के लिए आपके पास 3 तरीके। सबसे पहली चीज़ आपके पास होता है मीन। नंबर 2 पे आपके पास क्या होगा? मीडियन। नंबर 3 पे क्या होगा आपके पास हम जिसकी बात करेंगे, ठीक है? समझ आ रही? और लेट्स सपोज़ चलो मैं एक स्टूडेंट को और ऐड कर रहा हूँ, उसके मार्क्स लेट्स सपोज़ मैंने कह दिया 16 ही आए। तो अब स्टूडेंट्स कितने हो गए? टोटल 6 स्टूडेंट्स। अब भी बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है, 6 तो स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास के अंदर। यहाँ सब तक बात समझ आ गई?
तब मैंने बोला कि भाई ये जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस रही है, अब इन सब के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का आप एवरेज निकालो। तो एवरेज निकालने के करीब कितने तरीके आपके पास? 3 तरीके, मीन, मीडियन एंड मॉड, ठीक है? तो सबसे पहला हम बात किसकी करेंगे? हम मीन की बात करेंगे। अब मीन, आप मीन को डिनोट किससे करोगे? देखो हमने x बोला है ना, x यहाँ x से, यानी कि x यहाँ पर क्या है कि ओवरऑल x डिफाइन कर रहा है हर किसी स्टूडेंट के मार्क्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि भाई x1 क्या है? 18 है, x2 क्या है? 16 है, x3 क्या है? ये सब डिफाइन कर रहे हैं कि x1 ये स्टूडेंट नंबर A है, x2 ये स्टूडेंट नंबर 2 है, इसके 16 है, इसके 17 है, सब इस तरीके से बताया है, ठीक है? ओवरऑल x आर द नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसको हमने बताया, मतलब इससे डिनोट किया हुआ है कि x डिनोट्स द नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स। ओवरऑल की बात कर रहे हैं x, लेकिन स्पेसिफिकली किसी पर्सन की बात करें तो बोल सकते हैं कि x1 is 18, x2 is 17, x2 is 16, x3 is 17। यहां तक बातें क्लियर होनी। अब मीन को हम लोग डिनोट पता है किससे करेंगे? मुझे मीन किसका निकालना है? मुझे निकालने मीन निकालना है स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं, तो मुझे मीन निकालने उन मार्क्स का। मार्क्स को किससे डिनोट कर रहे हैं? x से। तो मीन को इसका सिंबल पता है क्या होगा? एक्स बार होगा। बात समझ आई? मीन का सिंबल होगा एक्स बार। ये बात याद रखो कि मीन को हम बोलेंगे एक्स बार, ओके? और इसका फॉर्मूला पता है क्या होगा? ई एक्स अपॉन एन। अब आप बोलोगे कि सर ये ई यहां पर क्या चीज? तो ई बेसिकली पता है क्या कहलाया जाता है? ई कहलाया, अब यहाँ पे एन भी लिख दिया मैंने ना, सुनना जरा गौर से। यहाँ पे जो ई एक्स लिखा हुआ है, ई का यहाँ मतलब पता है क्या होता है? ई को हम लोग कहते हैं सबमिशन, या आप इसको सिग्मा बोलो। इसका मतलब ये होता है कि जितनी एक्स वैल्यूज हैं, मीन ई के आगे क्या लिखा हुआ है? देखो ई के आगे क्या लिखा हुआ है? एक्स। इसका मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं ना आपकी क्लास में, उन सबका टोटल करना है, उन सबके मार्क्स का आपको क्या करना है? टोटल करना है। हम एवरेज निकालने मीन के थ्रू। ये बात समझ आ गई? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? सबकी वैल्यूज को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये बात समझ आई? एक मिनट। तो हम क्या करेंगे? सबके मार्क्स को टोटल कर देंगे। तो टोटल बहुत आसान हो जाएगा, आपको पता है ई एक्स लिखा हुआ है, ई का मतलब सम करो एक्स का, सम करो सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का। तो क्या हो जाएगा ये भाई आपके पास? 18 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 16, सारे मार्क्स को आपने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ठीक है? एंड देन यू डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पे एन क्या चीज है? कितने मार्क्स हैं? जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतने आपके पास नंबर ऑफ मार्क्स होंगे। 6 स्टूडेंट्स हैं तो 6 पेपर्स आएंगे, 6 मार्क्स होंगे, तो डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 6 कर दो। तो ये एक एवरेज निकालने का तरीका है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मीन कहते हैं, ठीक है? तो उनका आप सम करो, जल्दी से कैलकुलेटर निकालो और फटाफट से हम इसका एवरेज निकाल लें। तो ये अनग्रुप डेटा में मीन निकालने का तरीका है। सबसे पहला ऐड करो, डिवाइड बाय 6 कर दो। 53/3 17.6। तो एवरेज स्टूडेंट की, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं ना कि पूरी क्लास की परफॉर्मेंस बताओ, तो आप पूरी क्लास की उसने बात करी है ना, उसने किसी एक पर्सन के लिए तो बात नहीं किया, उसने पूरी क्लास की बात करी है। ऐसे फॉर एग्जांपल इसकी ये बहुत अच्छी एग्जांपल है कि लेट्स सपोज पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिर्फ बाबर आजम ने 50 स्कोर किए, बाकी सब टीम के 2 3 2 2 रन है। अब आप लोग, मैं बताऊं कि भाई पूरी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है? ऑफ कोर्स बहुत बुरी है। बाबर आजम के स्कोर से फर्क भी नहीं पड़ता किसी को, ठीक है? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछ लूं, लेकिन अगर मैं पूछूं बाबर ने कैसा खेला, तो बाबर ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन ओवरऑल टीम ने कैसा खेला? बुरा खेला, बकवास खेला। बात समझ आ रही है आप? तो ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस कैसे निकलेगी? सबको अगर मैं बोलूं कि भाई एवरेज स्कोर बताओ हर पर्सन का, तो हम क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय एन कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। समझ आ रही? तो ये एवरेज निकालने का तरीका। तो हम यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पर्सन को नोट डाउन नहीं कर रहे, हम पूरी टीम की परफॉर्मेंस, पूरी क्लास की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। सो दैट्स कॉल्ड एन एवरेज। बात समझ आ गई? एवरेज कौन सा वाला? मीन वाला एवरेज, ठीक है? तो एवरेज का जो निकालने का जो पहला तरीका है वो क्या है? मीन। यहां तक बात क्लियर हुई आपको? अलीहान, शरा, सबको क्लियर हो रहा है? यहाँ पे अंशरा आपको हो रहा है क्लियर? 17.7। अच्छा, अंशरा और मरियम रिस्पॉन्ड करो, क्लियर हो रहा है? तो पहला तरीका क्या हो गया आपका? मीन हो गया। अब नंबर सेकंड तरीका जो एवरेज निकालने का है वो क्या है कि आप क्या निकाल दो? आप निकाल दो मीडियन। अब मीडियन के लिए कुछ रूल्स है। पहले मीडियन का यहाँ फॉर्मूला देखो कि मीडियन के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। ये भी एवरेज निकालने का तरीका है, दैट इज n+1/2। ये एक ही फॉर्मूला आप लोग को याद है। तो अब n क्या डिनोट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। कितने स्टूडेंट्स ने पेपर दिए, कितने मार्क्स है, कितने मेरे पास पेपर्स हैं, ठीक है? तो यहां पर आप क्या करोगे सबसे पहले? अच्छा, इसका मीडियन निकालने का रूल पता है क्या? सबसे पहला रूल ये है
अपने पूरे डेटा को, डेटा क्या है? नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, नंबर ऑफ मैथ्स मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट? 6 स्टूडेंट्स हैं। तो उन 6 के 6 मार्क्स का मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँ। सबसे पहले मैं किसे असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा, या आप डिसेंडिंग में अरेंज कर दो उसको। ठीक है, वैसे असेंडिंग याद रखो। तो असेंडिंग में पहले आप अपने डेटा को, क्योंकि देखो ना पहले 18 आ रहा है, 16 आ रहा है, 17 आ रहा है, 19, तो ये असेंडिंग में तो अरेंज नहीं है। तो मैं पहले इसको असेंडिंग में अरेंज करूंगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पर सबसे थोड़े मार्क्स किसके हैं? यहाँ पे आप बोलोगे कि 16 पहले लिखो, फिर 16 लिख दो, फिर क्या लिख दो? 17 लिखो, फिर आप क्या लिख दो? 18 लिख दो, फिर क्या लिख दो? 19 लिख दो, और फिर क्या लिख दो? तो मैंने सबके मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज कर दिया। ये हो गया सबसे पहला स्टेप, अरेंज योर डेटा इन दी असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? अब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो n यहां पर क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 6 प्लस 1/2 कर दोगे तो कितना आया? 7/2। इसका मतलब क्या हुआ कि 3.5। 3.5 का मतलब कि 3.5 वैल्यू इज योर मीडियन। अब आप बोलोगे कि सर 3.5 वैल्यू कहां से आएगी? तो पहली वैल्यू कितनी है? 16। दूसरी वैल्यू कितनी है? 16। थर्ड वैल्यू कितनी है? 17। तो अब थर्ड और फोर्थ के बिटवीन पे हम कहें 17.5 इसका, अब 3.5 का मतलब पता है क्या हुआ? 3.5 किन के दरमियान आता है? किन दो नंबरों के दरमियान आएगा? और 18 नहीं नहीं, वैसे थर्ड एंड फोर्थ। और तो इसका मतलब 3.5 का मतलब ये हुआ कि थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू एंड यू डिवाइडेड बाय। समझ आ गई? थर्ड और फोर्थ के बिटवीन पे देखना है ना। तो थर्ड वैल्यू यहां पर मुझे बताओ क्या है? यहां पे आप बता दो कि बोलोगे सर थर्ड वैल्यू यहां पे नजर आ रही है, दैट इज 17। फोर्थ वैल्यू नजर आ रही है 18। डिवाइड बाय 2 करोगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा, और मीडियन से हमारा एवरेज कितना निकल रहा है? उससे कितना निकल रहा था? मीन से हमारा 17.66 6 आ रहा था ना, इसको 17.66, जिसको हम लोग राउंड ऑफ कर कर 17.67 कर दें। ठीक, मीडियन से कितना निकल रहा है? 17.5। तो हर एवरेज निकालने के हर तरीके, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है, जैसे मीडियन से 17.5 निकल रहा है। ठीक है, लेकिन क्लोज क्लोज, इस ये क्लोज क्लोज है, ये भी बड़ा बेस्ट तरीका है। ये आप यानी कि क्लोज क्लोज या दूर दूर है, ये सबसे बेस्ट चीज पता है क्या है इसके लिए? हम लोग वेरिएंस को डिस्कस करें, सॉरी वेरिएंस और स्टैंडर्ड आगे ये चीज बताता हूँ आपको। ठीक है, अब नंबर थर्ड पे जो एवरेज निकालने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो पता है क्या? आप मतलब इसके अलावा जो एवरेज बेस्ट तरीका तो नहीं कहलाया जाएगा, यूजफुल कभी कभार होता है, यानी कि ऐसा भी होता है समटाइम्स के मीन और मीडियन काम नहीं आते, लेकिन आपके पास मॉड काम आ जाता है। ठीक है, तो मॉड का मतलब ये होता है कि मोस्ट अकरिंग वैल्यू, मोस्ट अकरिंग वैल्यू। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि इसका मतलब है मोस्ट अकरिंग वैल्यू, जबकि मीडियन का क्या मतलब था? मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। एएससी का मतलब असेंडिंग, इन असेंडिंग ऑर्डर। ये बात समझ आई? तो अब मॉड क्या करोगे? मोस्ट अकरिंग वैल्यू। तो आपको जो एंटायर डेटा है, ये देखो, ये उसमें सबसे ज्यादा अकरिंग वैल्यू क्या है? यहाँ सबसे ज्यादा 16 16 है, क्योंकि 16 एकदम एक और दफा रिपीट हो रहा है। तो डायरेक्टली हम कहें कि यार फिर हमारे पूरे डेटा का एवरेज पता है कितना हुआ? 16। तो मॉड कितना आ रहा है यहाँ पे? तो इस तरीके से आपके पास एवरेज के तो 3 तरीके ना ये काम कर, तो मॉड कितना है आपके पास? 16 है। कोई मसला? तो ये 3 मेथड्स हैं एवरेज निकालने के लिए। मेरी बात समझ आ गई? अब एक एग्जांपल यहाँ पे ज़रा देखो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि एग्जांपल नंबर 2, अब ज़रा वैल्यूज़ को ज़रा चेक करना। मैंने कह दिया कि लेट्स सपोज ये अज़्यूम करो कि ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हैं 18, 17, और ये लेट्स सपोज ये टेस्ट मार्क्स जो है ना, ये टेस्ट मार्क्स आउट ऑफ 100 है। ठीक है, मैंने कह दिया 17, एक क्या है 19, बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही ना, एक क्या है 22, और एक के जो एकदम मार्क्स आए ना वो पता है क्या आए? लेट्स सपोज एक के जो मार्क्स आए वो आए हैं 78। तो देख रहे हो, एक के एकदम 78 आए। अब मैं अगर आप लोगों से यहां पर पूछूं कि हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं एवरेज निकालने के लिए, तो सबसे बेस्ट मेथड यहां पर क्या होगा? अच्छा, मीन होगा। अकॉर्डिंग टू अरीब, अरीब कह रहे हैं यहाँ पे सबसे बेस्ट मेथड मीन होगा। अंशरा, सबसे बेस्ट मेथड यहाँ पर क्या होगा? मीन, मीडियन या फिर मॉड? यस अंशरा, क्या होगा यहाँ पे सबसे बेस्ट मेथड एवरेज निकालने का? इज इट मीन, इज इट मीडियन और इज इट मॉड? मीन होगा। ओके, व्हाट अबाउट यू अलीहा? अलीहा मुझे बताओ, मीन होगा, सबका मैं सुन रहा हूँ, मीन होगा, मीडियन होगा या फिर मॉड होगा? अलीहा? हाँ, मीन होगा।
मीडियन होगा। अच्छा, अलीहा कह रही मीडियन होगा। मरियम आप भी बता दो, चलो मुझे मरियम से भी सुनना है। मीडियन होगा, ठीक है। तो भाई सही कौन कह रहे हैं यहाँ पे, मीन होगा या मीडियन? अब मैं बताऊं क्या होगा, मीडियन होगा। मीन नहीं हो सकता। देखो मीन पता है क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो एक वैल्यू सबसे हटकर है, और जब मैं मीन निकालूंगा ना, मीन मीन का फॉर्मूला क्या था, एक्स बार से हम इसको डिनोट करते थे, और क्या होता था, सबमिशन एक्स अपॉन एन होता था। तो जब मैं सारी वैल्यूज को ऐड कर रहा हूं ना, सारी की सारी वैल्यूज एक दूसरे से करीब है सिवाय 78 के, तो मीन एकदम इफेक्ट हो जाएगा इस एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू और बाकी सारी वैल्यूज से हटके है। देखो ना, सारी वैल्यूज, बाकी चार वैल्यूज एक दूसरे के करीब करीब है, लेकिन 78 सबसे हटके है वैल्यू, सबसे आगे, पता नहीं अच्छे मार्क्स लेकर आ गया बहुत। ठीक है। तो अगर मैं पूरी क्लास की परफॉर्मेंस पूछूं, तो पूरी क्लास की परफॉर्मेंस तो बेकार है ना यार। तो अगर आप मीन निकालोगे ना, मीन पता है क्या करेगा, मीन ये नहीं देखेगा कि एक वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, मीन सारी वैल्यूज को ऐड कर देगा। क्या करेगा मीन, तो ऐड जब करोगे तो एकदम से, जैसे फॉर एग्जांपल तुम 18 ऐड कर रहे हो, 17 ऐड कर रहे हो, 19 ऐड कर रहे हो, 22 ऐड कर रहे हो, एकदम से 78 ऐड कर दोगे, सबसे हाईएस्ट एक्सट्रीम वैल्यू को ऐड कर दोगे, तो इससे तुम्हारा एवरेज पता है क्या हो जाएगा, एवरेज डिस्टर्ब हो जाएगा, एवरेज गलत निकाल के देगा ये तो। एवरेज बोलेगा कि अराउंड, लेट्स सपोज आप लोगों की इतनी परफॉर्मेंस बुरी नहीं रही है, परफॉर्मेंस आप लोगों की अच्छी रही। हालांकि परफॉर्मेंस देखो ना, एक 18 ला रहा है, 17 ला रहा है, सिर्फ एक बच्चे की वजह से तो हम एवरेज डिसाइड नहीं कर सकते। तो एक एक्सट्रीम वैल्यू के लिए आपके पास क्या होगा कि ये जो 78 की वजह से पूरा आपका डेटा क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया पूरा। समझ आ रही है बात? तो मीन विल, क्योंकि मीन सारी वैल्यूज को ऐड कर देता है, तो इसमें सारी वैल्यू जो एक दूसरे के करीब है, तो वो एक्सट्रीम वैल्यू भी साथ उनके साथ ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से एवरेज आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो मीन इज नॉट द बेस्ट मेथड टू आइडेंटिफाई। अब मीन, अच्छा मॉड की बात करते हैं। मॉड तो कहते हैं मोस्ट अकरिंग वैल्यू, यहां पे तो है ही नहीं कोई मोस्ट अकरिंग वैल्यू। समझ आ रही है? कोई मोस्ट अकरिंग वैल्यू तो यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर क्यों मॉड को हम यूज करें? ठीक है, तो मॉड तो शुक्र किसी ने नहीं बोला। ठीक है। मीडियन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब मीडियन आप अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करो, देखो 17, 19, 22, और लेट्स सपोज यहाँ 17, 19, अच्छा एक और भी था ना, 18 मिस कर दिया, सॉरी मैंने, 18, 22 एंड देन 78। तो यहां पर अब क्या हुआ कि मीडियन क्या करेगा, मीडियन का फॉर्मूला पता है ना, n+1/2। कितने हैं n, यहाँ पे 5 है, तो 5+1/2 कितना होता है, 6/2। यहाँ पे लगा दो 5+1/2 विच इज 6/2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि थर्ड वैल्यू, अब मीडियन से पता है क्या हो रहा है, आपके 78 से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मीडियन कितना आएगा, 18 आएगा थर्ड वैल्यू। तो एवरेज क्लास का कितना आया, 18 आया। ठीक है, कि क्लास की बुरी परफॉर्मेंस ही रही, एवरेज स्टूडेंट ने 18 ही स्कोर किया, और ज्यादातर स्टूडेंट ने देखो 18 के करीब करीब ही तो स्कोर किया, सिर्फ एक बच्चे ने अच्छे स्कोर किए। ठीक है, तो उस एक बच्चे की परफॉर्मेंस से आप ये नहीं कह सकते हो कि पूरी क्लास का एवरेज बहुत अच्छा गया। समझ आ रही है बात? तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड जो होगा वो मीडियन होगा। पूछो क्वेश्चन। गलत अरेंज किया। 17, 19, 18, 22, 72 क्या मतलब है? अच्छा सही है, सॉरी मैं बैठ यार, मैं क्या दिमाग काम नहीं कर रहा है, इट विल बी 18, 19, सॉरी। हाँ, तो थर्ड वैल्यू 19 होगी, सॉरी यार, थर्ड वैल्यू विच इज 19, तो 19 निकला है, लेकिन ये भी देखो करीब करीब। समझ आ रही? तो मीन क्योंकि सबमिशन एक्स होता है, तो वो उसमें 78 को भी ऐड कर देगा, जिसमें से आपका जो सम है ना, वो बहुत ग्रेटर सम आ जाएगा, जिसकी वजह से वो एवरेज आपको गलत निकाल के देते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? जैसे क्रिकेट टीम है, एक पर्सन ने डबल सेंचुरी कर दी, बाकी सब ने दो दो तीन तीन स्कोर किए। अब अगर आप सबका मीन निकालोगे, तो हर प्लेयर का एवरेज स्कोर पता है क्या आएगा, हो सकता है 40-50 आ रहा हो, लेकिन आप खुद सोचो ना, हर प्लेयर का हो सकता है सबकी परफॉर्मेंसेस बेकार रही, सिर्फ एक बंदे ने अच्छा किया। समझ आ रही है यहाँ पे? तो ये सारी बातें हो रही, तो फिर हम, अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें ना पूरी टीम की, तो वो बुरी ही रही है। तो अगर मुझे इन सब के लिए अगर एवरेज निकालना है, तो मीन विल नॉट बी द करेक्ट मेथड, इट विल बी मीडियन। ये बात क्लियर हो गई सबको? अंशरा मेरी बात क्लियर हुई अब? एनी क्वेश्चंस यहाँ पर, किसी को कोई मसला है तो प्लीज बता दें। ओके, सही है। तो मीड, ये क्वेश्चन आपके पास आता है, 1 मार्क का आएगा, और आपको ये रीजन देना पड़ेगा। पहले आपसे मीडियन या मीन निकालने को कह देगा, और फिर बोलेगा सेकंड पार्ट में कि बताओ कि जो आपने जो दो मेथड से जो एवरेज निकाला है, आपने मीन से एवरेज निकाला, आपने मीडियन से एवरेज निकाला, तो उसमें से अब मुझे ये बताओ कि सबसे जबरदस्त अच्छा मेथड क्या है यहाँ पे एवरेज मालूम करने का। तो आप बोलोगे कि जाहिर बात है मीडियन होगा। उसका रीजन ये है कि मीन समेशन एक्स अपॉन एन होता है, और मीन इज अफेक्टेड बाय दिस एक्सट्रीम वैल्यू। समझ आ रही है बात यहाँ पे कि नहीं यार? ठीक है,
क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चंस? कोई मसला? दैट्स इट। यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेरी गुड अली और मरियम, जबरदस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज, अजान होगी क्या अभी? वो वाली है। होने वाली है ना? ठीक है, यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया। अच्छा, अगली चीज़, आपने मीन मीडियन मोड देख लिया, समझ आ गया सब कुछ। मीन मीडियन मोड किस तरीके से मीन निकालते हैं, किस तरीके से मीडियन निकालते हैं, किस तरीके से मोड निकालते हैं, और कौन सा बेस्ट मेथड होता है एवरेज फाइंड आउट करने का, वो डेटा को देख के पता चलता है। ठीक है, तो आपने डेटा को देखा 78 तो बहुत एक्सट्रीम वैल्यू, तो मीन तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपने मीडियन बोला कि भाई मीडियन बेस्ट मेथड होगा एवरेज निकाल। सही। ठीक है, यानी कि क्लास का जो एवरेज परफॉर्मेंस है, हर किसी के मार्क्स 18 के करीब करीब आए। सही है, 78 से एक बच्चे के मार्क्स अच्छे आने से ये नहीं कह सकते हो पूरी क्लास की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। बात समझ आ रही? आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्प्रेड ऑफ द डेटा। स्प्रेड बात करेंगे, या उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएंस। वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों एक ही चीज है, बस इसमें स्क्वायर रूट वाली चीज है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं यहाँ पे दो एग्जांपल्स आप लोग को देता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल है, थोड़ी छोटी छोटी वैल्यूज लेता है अभी, 2 3 5, लेट्स सपोज मैंने कह दिया 9 और 13, एंड देन लेट्स सपोज लेट्स कंसीडर इट 14। ठीक है, और एक दूसरा डेटा है, अभी कुछ भी एक्स वैल्यू हो सकती है, अभी मैं ये नहीं बता रहा कि एक्स वैल्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं या कुछ भी है, बस ये ऐसी मैंने एक्स वैल्यूज बता दी, वो क्वेश्चन में आपको बताएगा ये सारी की सारी क्या वैल्यूज हैं, या आपके पास सारी एक्स वैल्यूज। तो दिस इज एन एग्जांपल नंबर 1, दिस इज डेटा नंबर 1। ओके, अब डेटा नंबर 2, ये देखना जरा, 2 9 20, ये हो गया 30, और लेट्स सपोज ये हो गया आपके पास 55, एंड अज्यूम यहाँ पे ये कितना हो गया, 78। ठीक है, ये समझ आ रहा है? अब ये दूसरी आपके पास ये डेटा नंबर 2। अब यहाँ पे मैं आपसे बोलूं कि कौन सा डेटा ज्यादा स्प्रेड है, तो बताओ, इज इट डेटा नंबर 1 और डेटा नंबर 2? डेटा नंबर 2। डेटा नंबर 2 है, क्योंकि डेटा नंबर 2 में आपस में जो वैल्यूज हैं उनके दरमियान ज्यादा रेंज है। जैसे 2 और 9 के दरमियान 7 का फर्क है, फिर एकदम 11 का फर्क आ गया, फिर 10 का, फिर 25 का फर्क आ गया, और उसके बाद 70, यानी कि यहाँ पे डेटा ज्यादा स्प्रेड है, वैल्यूज एक दूसरे से दूर दूर है। जबकि डेटा नंबर 1 को देखोगे तो वैल्यू ज्यादा एक दूसरे से दूर दूर नहीं है, पहले 1 का फर्क है, 3 और 5 में 2 का फर्क है, 5 और 9 में 4 का फर्क है, तो वहां ज्यादा स्प्रेड नहीं है। लेकिन ये ज्यादा स्प्रेडेड है, आपने स्टार्ट 2 से किया लेकिन 78 तक डेटा जा रहा है एग्जांपल नंबर 2 पे। एग्जांपल नंबर 1 पे 2 से स्टार्ट कर रहे हो और वैल्यूज आपस में करीब करीब और 14 तक जा रहे हो। ठीक है, तो दोनों के लिए अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालूं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस बताता है कि डेटा कितना ज्यादा स्प्रेडेड है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालने का तरीका मैं बताता हूं, लेकिन दोनों को देख के मैं ये बता सकता हूं कि किसका वेरिएंस ज्यादा होगा और किसका वेरिएंस कम होगा। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन किसको कहते हैं? स्प्रेड को कहते हैं। तो किसका स्प्रेड ज्यादा है? डेटा नंबर 2 का, तो डेटा नंबर के स्टैंडर्ड डेविएशन, डेटा नंबर 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ज्यादा आएगा। बात क्लियर हुई? अलीहा, अंशरा, एनी क्वेश्चंस? सही है। अब स्प्रेड निकालने का तरीका देखते हैं, उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो अब ये कुछ नई चीज आपके पास आने वाली है, वेरिएंस का पहले फॉर्मूला देखते हैं। पता है क्या होगा? ई एक्स स्क्वायर अपॉन एन। अब ये ई एक्स स्क्वायर अपॉन एन का क्या मतलब होता है कि आप निकाल रहे हो, सबसे पहले इस चीज का क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा मीन स्क्वायर। देखो एक बात बताओ, ई एक्स अपॉन एन का क्या मतलब होता था कि मीन, मीन ऑफ एक्स। ठीक है, मीन किसका निकाल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में ऊपर बताया था कि जैसे अगर आप ये एक्स वैल्यूज है सारी, इन एक्स वैल्यूज का मीन निकाल, तो ये मीन निकाल रहे हैं हम किसका, एक्स वैल्यूज का। तो इसी तरीके से अगर मैं यहां पर ई एक्स स्क्वायर कर दूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये, नहीं नहीं नहीं, अभी वेरिएंस नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर अपॉन एन पे फोकस करो, कि ये हम मीन निकाल लें एक्स स्क्वायर का। उधर ऊपर वाले एग्जांपल में किसका निकाल लेते, एक्स का निकाल ले, ये किसका निकाल रहे हैं, एक्स का स्क्वायर का, तो उसको हम बोलेंगे मीन स्क्वायर, उसको हम सिर्फ बोल रहे हैं मीन, क्योंकि वो सिंपल सिर्फ एक्स वैल्यूज के लिए। ये किसके लिए है, या आपके पास एक्स स्क्वायर के लिए, तो हम इसको मीन स्क्वायर बोल रहे हैं, क्योंकि सारी एक्स स्क्वायर के लिए आप निकाल दो, तो दिस इज कॉल्ड मीन स्क्वायर। सारी उन वैल्यूज का, एक्स की स्क्वायर की वैल्यूज का मीन निकालो। ठीक है, फिर माइनस करोगे किसको, एक्स, एक्स बार के होल स्क्वायर को करो। एक्स बार क्या था, एक्स बार था मीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे आप इसकी जगह ई एक्स अपॉन एन भी लिख सकते हो, क्योंकि एक्स बार ई एक्स अपॉन एन के बराबर था, तो ये कहलाया जाता है मीन। तो वेरिएंस क्या हुआ, मीन स्क्वायर माइनस मीन होल स्क्वायर। ठीक है, मीन स्क्वायर माइनस मीन होल स्क्वायर। समझ आ गई ये बात, समझ आई? एनी क्वेश्चंस? तो ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला है। ठीक है, डेटा नंबर
1 का मैं क्या करता हूँ, वेरिएंस निकालता हूँ। लेट्स फाइंड द वेरिएंस, ठीक है, ऑफ डेटा नंबर 1, ये वाला पहले एग्जांपल का, ठीक है। तो अब मीन स्क्वायर का देखो अब यहाँ मतलब क्या होगा, यहाँ EX स्क्वायर लिखा हुआ है, ऊपर EX लिखा हुआ था, तो EX का मतलब क्या हुआ कि सारी X की वैल्यूज को तुम लोग ऐड करोगे और डिवाइड बाय n कर दोगे, विच इज मीन। समझ आ रही है? EX स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि सारी X वैल्यूज जो हैं उनको स्क्वायर करके ऐड करो। नहीं आई मेरी बात समझ में? सारी जो X वैल्यूज हैं उनको क्या करोगे, स्क्वायर करके ऐड करोगे। सो दिस विल बी, देखो ये 2 3 5 9, मैं एग्जांपल नंबर 1 का बता रहा हूं। सो इट विल बी 2, जैसे अगर EX होता तो हम इसको ऐसे करते 2 + 3 + 5, अगर ये EX होता, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ अभी क्या लिखा हुआ है, हमें तो मीन स्क्वायर देख रहे हैं, तो सब वैल्यूज का स्क्वायर करो। समझ आई बात? सब वैल्यूज को स्क्वायर करोगे, फिर इनको ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ n। कितने वैल्यूज हैं? 2 3 5 9 13 14, कितनी वैल्यूज है? 6 वैल्यूज है। यू डिवाइडेड बाय 6। बात समझ आ रही है यहां तक? यू डिवाइडेड बाय 6 एंड देन माइनस क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे आप मीन। अब मीन कैसे निकाल दोगे, मीन अलग से आप लोग निकाल लो, तो मीन निकाल के उसका होल स्क्वायर कर लोगे। एक्स बार यहां पे निकाल लो, किस तरह निकल देता है एक्स बार, निकाल लो 2 + 3 + 5 + 9, यहां पे लिख देता हूं, बल्कि ब्रैकेट के अंदर ही मैं लिख देता हूं कि यहां पर आप लोग 2 + 3 + 5 + 9 + 13 + 14 एंड देन यू डिवाइडेड बाय n, ठीक है। यहां पे मैं एक मिनट स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं। समझ आ रही सारी बातें? अंशरा आपको क्लियर हो रही है? अभी तक आसान लग रहा है रिव्यू? u डिवाइडेड बाय n, ओके, सो u डिवाइडेड बाय n, तो you डिवाइडेड बाय 6 और इसका कर दोगे होल स्क्वायर। ये बात समझ आई? अच्छा, यहां एक स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहती है, वो कहते हैं कि सर EX स्क्वायर जो आपने निकाला है, आपने सारी वैल्यूज को स्क्वायर किया और ऐड किया। आपने 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर करके आपने ऐड किया, u डिवाइडेड बाय n विच इज 6 माइनस मीन का होल स्क्वायर, यही किया आपने, ठीक है। यहां पे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अगर EX स्क्वायर निकाल रहे हैं, मैंने बताया कि EX स्क्वायर का मतलब सारी X वैल्यूज को अलग अलग स्क्वायर करके ऐड करो। तो कुछ स्टूडेंट्स ये हरकत भी करते हैं, कहते हैं सर EX स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो सर हम इसको ऐसे नहीं कर सकते 2 + 3 + 5 + 9 + 13 + 14 और फिर इसका डायरेक्टली होल स्क्वायर कर दो। ये मत कर, ठीक है। EX स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आप हर किसी X वैल्यूज को स्क्वायर करोगे, इनको ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय n। इंडिविजुअली स्क्वायर करके ऐड करना और होल स्क्वायर एक साथ होल स्क्वायर करके एक साथ ऐड करके होल स्क्वायर करना, ये दोनों अलग अलग बात। यानी कि अगर आप इसको ऐसे करोगे ना तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। EX स्क्वायर का मतलब ही, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ऐड करके इसका होल स्क्वायर निकालोगे ना, दिस विल गिव द डिफरेंट आंसर एज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। क्योंकि जो ऊपर वाला ये सही मेथड है, क्योंकि जो ऊपर वाला जो मेथड है ना, उसका मतलब हुआ EX का होल स्क्वायर, जबकि आपने क्या निकाला है, आपने EX स्क्वायर निकाला है। सो दे आर नॉट आइडेंटिकल। बात समझ आई यहां तक? ये दोनों सेम नहीं, अलग अलग स्क्वायर करके ऐड करना और होल स्क्वायर करना, दे बोथ आर नॉट द सेम थिंग। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते, तो ये मत करना आपको, सही है। बात समझ आई अरीब के नहीं? यस तो क्योंकि ई का मतलब ही होता है कि अगर किसी भी चीज के आगे अगर ई लगा हुआ है, किसी से पहले अगर ई लगा हुआ है, ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने हर वैल्यू को इंडिविजुअली ऐड किया है। तो अगर EX स्क्वायर आगे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मतलब सारी एक्स की वैल्यूज को स्क्वायर करके अलग अलग आप ऐड कर रहे हो, डिवाइड बाय। तो अब इसका आप कैलकुलेटर यूज करके निकाल लो क्या आंसर आ रहा है। तो योर कैलकुलेटर जरा तरीके से, और कैलकुलेटर में एक साथ ये पुट नहीं करना। अरे पहले इसको कैलकुलेट करो, फिर पहले इसको कैलकुलेट करो जल्दी से, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर करो जल्दी से, और मुझे बताओ कि वेरिएंस क्या आ रहा है आपको। सो वेरिएंस क्या आ रहा है, पहले तो मीन स्क्वायर कर रहे हैं हम कैलकुलेट, और प्लीज कैलकुलेट तरीके से यूज करना। कितना है? 242/3। 242/3, यही आ रहा है? दिखाओ क्या करें, हमारा कैलकुलेटर में भरोसा नहीं। आंसर में देखने दे रहा। अच्छा, ये हो रहा है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्या हो थक गए? ये तो पढ़ाई नहीं करी है। हाँ बिल्कुल सही। तो इसका रिजल्ट क्या है? 242/3।
अब माइनस करो और आप लोग मीन निकालो। अब मीन निकालो। 46/6 ये 46/6 आ रहा है। सिंपलीफाई आपको कैसे पता 46? मैंने कर लिया था। मेंटल कैलकुलेशन। नहीं मैंने करा है। अच्छा, 1 मिनट सब्र करना। 2 + 3 + 5 + हाँ, सही कह 9 रहे हो। 46/6 आ रहा है, व्हिच इज़ 23/3। सो -23/3 होल स्क्वायर करो और अब इसका ओवरऑल बता दो क्या रिजल्ट आ रहा है। वेरिएंस बता दो। डेटा नंबर 1 का वेरिएंस है, ठीक है? 242/3 सर 197/9 क्या आ रहा है? 197/9 डेसिमल। हाँ, 197/9 डेसिमल से बता। 21.88 तो ये वेरिएंस है। बात समझ आई? अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ ना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने, तो आपने जो वेरिएंस निकाला उसका स्क्वायर रूट लगा दो। सिंपल है बस, ठीक है? तो एक बात याद रखो कि अगर आपसे कोई बोले कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो भाई वेरिएंस पता है क्या होता है? वेरिएंस कहलाया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, ठीक है? सही आपके पास किसकी वैल्यू आई हुई है? आपके पास तो वेरिएंस की आई हुई है। तो आप यहाँ पर वेरिएंस को लिखो और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको निकालना है तो दोनों साइड से आप स्क्वायर रूट लगा दो। तो आपके पास 21.88 का स्क्वायर रूट। यानी कि अब आप लोग याद रख लो कि वेरिएंस एक्चुअली क्या होता है? वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है? समझ आ गई? तो यहाँ से आप लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। बस इस रिलेशन को मत भूलना। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि जो शुरू में मैंने जो फार्मूला लिखा है, क्या लिखा है? e² - x बार। अगर यहां पर मैं स्क्वायर, लेट्स सपोज मैं स्क्वायर रूट अगर लगा दूं दोनों साइड्स पे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है? या एक मिनट, इस तरफ अगर स्क्वायर रूट लगा, तो फिर ये पता है क्या बन जाएगा? और यहाँ चलो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अगर आप लगाओ, तो एक बात याद रखना, फिर ये इस चीज की जगह आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दो, क्योंकि वेरिएंस का स्क्वायर वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरिएंस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ क्या कहते हैं, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो अगर इस फॉर्मूले पे स्क्वायर रूट लगाओगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, स्क्वायर रूट ना लगाओगे तो फिर ये वेरिएंस कहलाया जाएगा। बात समझ आ गई? अगर इस फॉर्मूले पे स्क्वायर रूट लगाओगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, स्क्वायर रूट ना लगाओगे तो ये वेरिएंस कहलाया जाएगा, ठीक है? तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन वैसे बता दो क्या वैल्यू आई थी? स्टैंडर्ड डेविएशन की 4.6 21.88 वेरिएंस आया था। मैंने आपसे पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, 21.88 का स्क्वायर रूट कर दो, ये कितना आ रहा है? 4.68 तो इस डेटा का स्प्रेड कितना आ रहा है? 4.68 आ रहा है। समझ में आ गई यहां तक बात? एनी क्वेश्चंस? अब इसी तरीके से अगर आप लोग डेटा नंबर 2 का अगर निकालोगे, क्या है डेटा नंबर 2? ये रहे। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अरे आसान लग रहा है अभी? जी सर कर चुके हैं ना वाला चैप्टर ये मेरे साथ? ये वाला, ठीक है? तो इसके लिए अब आप अगर इस डेटा का अगर वेरिएंस निकालोगे तो इसका डेटा नंबर 1 से ज़्यादा आएगा क्योंकि इसका स्प्रेड ज़्यादा है। तो बिल्कुल उस ऊपर क्या वैल्यू निकली? 4.68। देखना इसकी ज़्यादा निकलेगी 4.68 से, क्योंकि डेटा नंबर 2 इज़ मोर स्प्रेडेड दैन डेटा नंबर 1। नहीं यहाँ समझ में? कोई मसला है तो बताओ। एनी क्वेश्चंस यहाँ? नो तो इसका वेरिएंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। कैसे निकाला? वेरिएंस याद रखो, वेरिएंस का फॉर्मूला मीन स्क्वायर, ठीक है? वेरिएंस ऑफ एक्स वैल्यूज निकाला तो यहाँ VAR लिख दो, एक्स वैल्यूज का वेरिएंस निकाल दूंगा, ठीक है? क्या फॉर्मूला था? बताया था कि मीन स्क्वायर यानी कि सारी एक्स वैल्यूज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस मीन होल स्क्वायर। ओके, इस तरीके से निकाल। तो अब आप लोग ये वाला काम कर सकते हो, तो ये वेरिएंस कराया जाए, ठीक है? किसी भी डेटा का अगर स्प्रेड पूछे, वेरिएंस निकालो। अगर एक दो मार्क का एक्सप्लेन करने वाला अगर क्वेश्चन आ गया तो आप ये बताओगे कि भाई डेटा नंबर 2 पे वैल्यू ज्यादा स्प्रेडेड है, तो उसका वेरिएंस ज्यादा होगा डेटा नंबर 1 से। अगर दोनों को कंपेयर करने का बोलेगा तो ऑफ कोर्स आप बताओगे कि भाई डेटा नंबर 2 का ज्यादा है। और दोनों डेटा को कंपेयर करने के ज्यादातर क्वेश्चंस हमें स्टेमिनिक डायग्राम पे बने, उसमें आपको वेरिएंस निकालने का नहीं बोलेगा, लेकिन उसमें आपको बताएगा कि भाई कौन सा डेटा ज्यादा स्प्रेडेड है। तो वो आप देख के पता चल जाएगा कि यार कौन सी वैल्यू, कौन सा डेटा आपस, कौन से डेटा में वैल्यूज आपस में करीब करीब हैं और वैल्यूज आपस में दूर दूर हैं। तो जो वैल्यूज आपस में दूर दूर हैं उनका स्प्रेड ज्यादा होगा। बात समझ आ गई यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस? ये भी हो गया ये भी कर अलिया समझ आ रहा है यहाँ तक? S1 अभी तक आसान लग रहा है या कुछ पार्ट में आप लोग अटके हुए हो? यस। एनीवन जिसको प्रॉब्लम है? हेलो एनीवन? मरियम समझ आया? अलिहा समझ आ गया?
ठीक है? तो अभी तक आज की क्लास में हम लोगों ने मीन, मीडियन, मोड, एवरेज के बारे में डिस्कशन कर दी, डिस्क्रीट डेटा, कंटीन्यूअस डेटा, अनग्रुप डेटा के बारे में पढ़ा, ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ा, सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक डिस्कस करी। वेरिएंस तक कर लिया, ठीक है? यहाँ तक सब कुछ हो गया। तो ठीक है भई, तो ये आपके पास अच्छा टाइम कितना रह गया यार मेरे पास? 7 बजे की दूसरी क्लास है मेरी। हाँ, आपको निकलना है? हाँ। चलो लेकिन फिर अच्छा नेक्स्ट क्लास से हाँ, ठीक है कर लिए। चलो हम अभी यहीं तक रखते हैं एंड देन इंशाल्लाह हम लोग फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक? तो चलो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। यस, यस कौन बोल रहा है?